नमस्कार सभी गुरुजनों को नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया हो? जय महाकाली। देखिए दोस्तों, आज हम पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। समझ में आ गई? आज हम इस वीडियो में मेन चीज़ें देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। बात समझ में आ गई? इसका मतलब हम सीधी बात, नो बकवास वाली करेंगे। ठीक है, कोई बकवास इसमें नहीं होगी, फालतू की चीज़ इसमें नहीं होगी। अंत तक देखिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण क्या है। पर्यावरण, तो मेरे प्यारे दोस्तों, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है बाहरी आवरण। क्या होता है? बाहरी आवरण। बाहरी आवरण, ये तो सबको पता होगा, सबको पता है ना। अब हम देखते हैं एक परिभाषा बोरिंग की। बोरिंग ने कहा, एक व्यक्ति के पर्यावरण में वे सभी सम्मिलित हैं। एक व्यक्ति के पर्यावरण में वे सभी सम्मिलित हैं जो जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। किसने कहा साहब? किसने कहा? बोरिंग ने कहा। कैसे याद रखेंगे कि ये बोरिंग ने कहा? देखिए, आपका जन्म होता है, अच्छी बात है। जब आपकी मृत्यु समीप होती है, जब बुढ़ापे में आपके पास लाठी होती है, तो आपको जीवन फिर बोर लगने लग जाएगा, यानी आपकी लाइफ बोरिंग लगने लग जाएगी। कब? जब आपकी मृत्यु समीप होगी और आपके पास क्या होगी? लाठी होगी। तो आपकी ज़िंदगी कैसी लगेगी? आपको बोरिंग लगेगी। तो समझ में आ जाएगी। इसके अलावा हम देखेंगे प्रदूषण। क्या देख रहे हैं दोस्तों? प्रदूषण, ये पर्यावरणीय समस्या में सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रदूषण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोल्यूशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? पोल्यूशन। और ये मूल रूप से लैटिन शब्द पोल्यूटस से बना है। किससे बना है? पोल्यूटस से बना है। और इसका अर्थ होता है दूषित करना। प्रश्न बनाया जा सकता है कि यह जो पोल्यूशन शब्द है मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के शब्द पोल्यूटस से बना है, जिसका अर्थ होता है दूषित करना। बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं। वायु प्रदूषण से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वायुमंडल में जो गैसें हैं वो कितनी है, यानी उसकी मात्रा कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो इसका प्रतिशत कितना है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में 78.08% है। 78.08% है। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका प्रतिशत है 20.94%। इसके अलावा ऑर्गन गैस है, इस गैस का प्रतिशत है 0.93%। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका प्रतिशत है 0.03%। और जो अन्य गैसें हैं उनका प्रतिशत है 0.02%। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने से मिल सकता है। तो ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। बात समझ में आ गई? तो समझ में आ गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट हम और देखने जा रहे हैं। जय महाकाली। मेन फैक्ट और देख रहे हैं वायु प्रदूषण के।
मेन फैक्ट यानी कौन कौन से प्रश्न इससे और बनाए जा सकते हैं। तो इसमें से पहला प्रश्न बनाया जा सकता है वो है मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली हानिकारक गैस कौन सी है। हानिकारक गैस, वैसे तो सभी गैसें हानिकारक होती हैं, लेकिन मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सबसे हानिकारक, सबसे घातक की बात कर रहा हूं, तो सबसे घातक है दोस्त, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये सबसे घातक गैस, ये सबसे घातक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इतनी घातक है कि यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करके व्यक्ति को मौत के घाट उतार सकती है। यानी व्यक्ति की मौत हो सकती है। इतनी हानिकारक गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद दूसरा फैक्ट याद रखेंगे कि मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाला हानिकारक प्रदूषक, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो है सीसा। कौन सा है? सीसा, जिसे हम लेड भी बोलते हैं। तो ये भी एक हानिकारक है, और ये इतना हानिकारक है कि इससे आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इतना खतरनाक है कि इससे आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा फैक्ट याद रखेंगे, फ्लाई ऐश। यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि फ्लाई ऐश क्या है। तो फ्लाई ऐश एक ऐसा प्रदूषक दहन उत्पाद हैं जो कोल या पत्थर के कोयले को जलाने से बनता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि ये फ्लाई ऐश कैसे बनता है। तो फ्लाई ऐश कोल या पत्थर के कोयले को जलाने से बनता है। बात समझ में आ गई? ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, है ना। इम्पोर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊँ? जय महाकाली बोल दीजिए। आगे बढ़ रहा हूँ। जय महाकाली। अब हम बात करेंगे दोस्तों जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण से संबंधित भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख रहे हैं। तो जल प्रदूषण से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि यदि जल में पारे की मात्रा अधिक होगी तो उससे रोग होगा मिनीमाता रोग। कौन सा रोग होगा दोस्तों? मिनीमाता रोग। याद रखना पड़ेगा, सीधा एग्जाम में प्रश्न बनाया जा सकता है। और यदि जल में कैडमियम की मात्रा अधिक हो तो इससे जो रोग होता है वो होता है इटाई। कौन सा रोग होता है दोस्तों? इटाई रोग। और अगर जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो तो इससे जो रोग होता है वो होता है ब्लू बेबी रोग। इसके अलावा अगर जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो तो आर्सेनिक की मात्रा अधिक होगी तो इससे त्वचा कैंसर होगा।
त्वचा कैंसर हो सकता है, या फिर एक और रोग होता है, वो होता है ब्लैक फुट रोग। ब्लैक फुट रोग, ब्लैक फुट रोग। यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना होगा। याद हो जाएंगे? कॉपी पेन है तो लिख लीजिए एक बार, जय मां काली बोल दीजिए, याद हो जाएंगे। ठीक है। 5वां फैक्ट है, ये जो आर्सेनिक है, ये आर्सेनिक भूमिगत जल को दूषित करने वाला, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक कारक कह सकते हैं। आर्सेनिक, अजैविक कारक कौन सा है? आर्सेनिक। यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, आपको पता होगा आर्सेनिक अजैविक ही है। ठीक है। इसके अलावा जल प्रदूषण नियंत्रण कानून, जल प्रदूषण नियंत्रण कानून, जल प्रदूषण नियंत्रण कानून, ये कब लागू हुआ? तो 1974 में, 1974 में। इसके अलावा और चीज़ याद रखनी है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ये कब लागू हुआ? यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकता है। तो ये लागू हुआ 7 जुलाई 2016 को, 7 जुलाई 2016 को। एक साथ 300 प्रोजेक्ट, एक साथ 300 प्रोजेक्ट देश भर में शुरू हुए, एक साथ 300 प्रोजेक्ट शुरू हुए। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो घाटों का आधुनिकीकरण करना, घाटों का आधुनिकीकरण करना, घाटों का आधुनिकीकरण करना, और गंगा के किनारे वृक्षारोपण करना, गंगा के किनारे वृक्षारोपण करना, गंगा के किनारे वृक्षारोपण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? नमामि गंगे प्रोजेक्ट का। इसकी शुरुआत कब हुई? 7 जुलाई 2016 को। तो ये जल प्रदूषण से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखने होंगे। याद हो जाएंगे? हो जाएंगे? जय महाकाली बोल दीजिए, क्योंकि फिर मैं वापस इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। ठीक है। जय महाकाली। अब देखिए, अम्लीय वर्षा पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या है? तो देखिए, वातावरण में 60 से 90% अम्लीयता, 60 से 90% अम्लीयता जो होती हैं वो होती हैं H2SO4, H2SO4, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके कारण वातावरण में 60 से 90% अम्लीयता होती है, और 30 से 40% अम्लीयता वो होती हैं HNO3, HNO3, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल के कारण होती है, नाइट्रिक अम्ल के कारण होती है। इसमें क्या होता है? अम्लीय वर्षा में जल और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, आपस में क्रिया करते हैं, तो ये बनाता है H2SO4, H2SO4। और यदि जल यानी H2O ये क्रिया करेगा NO2, तो इससे बनेगा HNO3। H2SO4 का मतलब क्या है? मैंने लिख दिया सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 का मतलब क्या है? मैंने लिख दिया है नाइट्रिक अम्ल। तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी, अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी कारक है मेन है SO2। अम्लीय वर्षा के लिए, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रश्न बनाया जा सकता है कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन कौन है? तो वो है SO2,
सल्फर डाइऑक्साइड, लिखना चाहें लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद NO2, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तो मेन है जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा दो और हैं NO और CO। CO का मतलब बता दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। SO2, NO2, NO और CO। यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे ये उत्तरदायी कौन कौन से हैं जो, ठीक है, याद हो जाएगा। SO2, NO2, NO और CO। देखिए ज़्यादा याद नहीं होता तो हमारे चैनल का नाम तो याद होगा, SN एजुकेशन क्लासेस। ये S, ये N, O2 जीवित रहने के लिए आवश्यकता है, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो SN जीवित रहने के लिए O2, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी होगी। तो इस अम्लीय वर्षा से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? तो अम्लीय वर्षा से स्टोन कैंसर जैसी समस्या खड़ी हो सकती है। स्टोन कैंसर जैसी समस्या किस कारण से हो सकती है? अम्लीय वर्षा के कारण स्टोन कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और ये अम्लीय वर्षा इतनी घातक है कि आपको ही पता होगा, जो आगरा में ताजमहल है उसको इससे काफ़ी क्षति पहुंची है। किससे? अम्लीय वर्षा से उसको काफ़ी क्षति पहुंची है, ठीक है। तो स्टोन कैंसर जैसी समस्या किसके कारण उत्पन्न होती है? अम्लीय वर्षा के कारण उत्पन्न होती है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। जय महाकाली। आगे बढ़ता हूं मैं। अब हम देख रहे हैं दोस्तों हरित ग्रह प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव, जिसे एक और नाम ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन है? तो इसके लिए उत्तरदायी हैं वो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं। इसके बाद मेथेन, CH4, मेथेन, इसे क्या बोलते हैं? मेथेन। और इसके बाद जिसका नंबर आता है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और उसके बाद जिसका नंबर आता है वो है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी ये हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। तो इसका मतलब तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 इसका मतलब हो गया मेथेन, और इसका मतलब हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और N2O इसका मतलब हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। तो ये क्रम इसमें आपको याद रखना होगा। अब हम देखते हैं ओजोन परत, ओजोन परत। देखिए मैं केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि वायु प्रदूषण ये लकड़ी को जलाने से धुआं उत्पन्न होता है, उससे वायु प्रदूषण होता है, ये तो सबको ही पता है, सबको ही पता है ना। तो वो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधी बात नो बकवास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओजोन परत की बात करें तो ये किस काम आती है? तो किस काम आती हैं? ये सूर्य से आने वाली हानिकारक
पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती हैं। पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती हैं। पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती हैं। और ओजोन का अणुसूत्र पूछ ले, ओजोन का अणुसूत्र पूछ ले तो वो है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से ये मिलकर बना होता है ओजोन। ठीक है, और ये पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई वो है डाप्सन। क्या है दोस्तों? डाप्सन। समझ में आ जाएगी ना, डाप्सन। इसके अलावा और याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत सुरक्षा दिवस, सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक और चीज़ याद रखेंगे, ओजोन का स्त्रु, ओजोन का स्त्रु किसे कहा जाता है? तो ओजोन का स्त्रु CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ओजोन का स्त्रु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ठीक है, ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर से निकलता है। एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर जो इस्तेमाल में लेते हैं उनसे ये CFC निकलता है, जो काफ़ी घातक है, जो ओजोन का स्त्रु कहलाता है। कौन? CFC। इसके अलावा ओजोन में क्षय का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो ओजोन में क्षय का सर्वप्रथम पता फोरमैन ने लगाया। किसने लगाया? फोरमैन ने लगाया। बात समझ में आ गई ना? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो आपकी बुक में मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, इसलिए आप कॉपी पेन लेके लिखते रहिए। समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊँ? जय महाकाली साहब, आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ आगे बढ़ रहा हूँ मैं। उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत का क्षय या विनाश सर्वाधिक किस माह में होता है? क्षय या विनाश सर्वाधिक किस माह में होता है? यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो किस माह में होता है दोस्तों? तो वो होता है मार्च अप्रैल में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रख लेना। तो उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत का क्षय या विनाश सर्वाधिक किस माह में होता है? मार्च अप्रैल में। अगर मैं बात करूं दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंटार्कटिका। दक्षिणी गोलार्ध में क्या आ गया? अंटार्कटिका। तो इस दक्षिणी गोलार्ध में ओजोन परत का क्षय या विनाश सर्वाधिक किस माह में होता है? तो वो माह है दोस्तों सितंबर अक्टूबर। सीधा प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा स्टॉकहोम सम्मेलन ये याद रखेंगे, ये हुआ था 5 जून
1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित हुआ। और इस 5 जून को क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, या ऐसे बोल सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हम एक और चीज़ याद रख सकते हैं, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ, तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन वो हुआ था जेनेवा में। कहाँ हुआ दोस्तों, जेनेवा में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था। और ये जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ, जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी और काफ़ी अच्छा मैंने आपको दिया होगा, आपके अच्छा समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपने लिखा होगा, नहीं लिखा हो तो एक बार लिख ज़रूर लेना, एक बार वापस देख के लिख ज़रूर लेना, क्योंकि मैंने केवल मेन फैक्ट बताए हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैंने केवल मेन फैक्ट बताए हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ नियमित रूप से क्विज़ होती है और उस क्विज़ में आप भाग लेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक है, जय महाकाली, धन्यवाद।